अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया फोरम। और आज आप पे होस्ट मैं सलमान शाहद खान और फैसल खिलजी साहब आपके सामने नई खबरों के साथ मौजूद हैं और आपके सामने ताज़ा जो खबरें हैं उन पर तज्जिए किए जाएंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल खिलजी आपके साथ मुखातब है। सलमान भाई ने जैसे आपके साथ ये गुफ्तगू शुरू की है कि जी हम जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं उनको उजागर किया करेंगे। अब पहले भी हम कर रहे हैं, तो आज हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने चाह रहे हैं, जिनमें से हमारे पास पहला टॉपिक जो है ना वो ईरान अमेरिका जंग के हवाले से है, जिसके सिलसिले में अमान की सलमान भाई एंट्री हुई है, वो भी इसमें जंग में शरीक हो गया है। वो आप उस किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको, अमान की एंट्री को इसमें? जी मैं इसमें जो अमान की एंट्री है ना उसे बहुत ही खुशाइन कहता हूँ, क्योंकि जब भी कोई तनाज़ा होता है उसमें अलाइज होते हैं। अब अगर ओमान को ये कहा जाए कि वो ईरान का अलाय है और ईरान के साथ उसकी ज्यादा कुर्बत है या दोस्ती है, तो अगर वो इसमें मामले में आया है तो उसने कुछ शराइत पेश की हैं जो अगर दोनों पार्टीज उस पर एग्री हो जाएंगी तो उसके बाद जो कह लें कि मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप बताएं, आपका इसमें जो राय है वो क्या है? जो अमान है बेसिकली उसमें शिया कम्युनिटी ज्यादा है, तो उसमें ईरान का जो असर रसूख है ना अमान की जो रियासत है उसमें बहुत ज्यादा है। तो वो एक अलाय की सूरत में वो जो है इस जंग में शरीक हुआ है। उसमें जो हौसी बागी हैं वो भी जो है ना वो शिया कम्युनिटी की वजह से वो सऊदीया पर हमले कर रहे हैं। अमान ने एक तजवीज़ दी है जी, अब ये आपना हरमज जो है ना इस पे मुश्तरका जो है ना निगरानी के लिए जो है ना वो कोई फोर्स बनाई जाए। जो मुतलका ममालिक है ना वो अपना हरमज की जो है निगरानी करें। ठीक है, इस सिलसिले में आप ये क्या आपकी राय है कि ये असल में मेरा जो इसमें तमाम जो तनाज़े में देखा जा सकता है, जो आबनाए हर्मुज है ना, हरमज जिसे कहते हैं, तो उसमें जो दोनों फ्री कैन है ना, जिसमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है, वो दोनों उसे जो है छोड़ना नहीं चाहते किसी भी सूरत। वो दोनों चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल उस पर रहे और कोई दूसरा जो है उस पर कंट्रोल हासिल ना कर सके। अब इसमें भी जब ओमान ने अपनी जो अभी तो कह लें कि ये फर्स्ट स्टेप है, जब उसने अपनी पेश की है सालसी की पेशकश, तो ईरान ने उस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो हरमज का जो समंदर है वहां जो राहदारी है उस पर कोई और कंट्रोल कर सके। जी, इसमें आज ट्रम्प का जो बयान आ रहा है ना कि वो नेतन्याहू के बारे में कह रहा है कि जी नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं कि यार ये क्या ट्रम्प वाकई इतना बेवकूफ़ है कि वो ट्रम्प जो है नेतन्याहू के कहने पे सारी ये इतनी बड़ी सूरत बना दी जंग की? जी, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। यानी कि मेरा जो इस पे ख्याल है वो ये है कि अगर जो इतना बड़ा एक मुल्क है अमेरिका और उसकी बड़ी मईशत है, और वो कह लें कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो उसे कहते हैं कि सुपर पावर भी माना जाता है, तो अगर उसके सदर साहब को ये पता लग गया है, ये अंदाजा हो गया है कि असल में उनकी जंग नहीं है, ईरान तो उनसे कई हजार किलोमीटर दूर है, तो वो उन्हें अगर ये अंदाजा हो गया है, वो जो कहने और सुनने वाले थे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग तो पहले दिन ही बता रहे थे कि जंग अमेरिका के लिए इसमें कोई ज्यादा अहमियत नहीं है और ना ही वो ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। जो मुल्क उससे फायदा हासिल करना चाह रहा था या चाहता है, या जिसे कह लें कि वो अपने सराउंडिंग में जो मुल्क है उस पर अपनी दाग बैठाना चाहता है, वो नेतन्याहू का मुल्क ही है और वो उसे इस्तेमाल कर। तो ये जो ट्रम्प इंतजामिया दो तरह की ये इनकी राय पाई जा रही है, वो इसके बारे में आप क्या समझते हैं? कि वो कहते हैं जी अगर मुआहदा ना किया तो हम हमले करेंगे, पुल तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं इस बारे में मेरी राय यही है कि अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मामला चल रहे हैं ना, उन्होंने जो पहला हमला किया था ना जो ट्रम्प साहब ने और उनके जो साथ अलायंस में, तो अब आता तो वही है नेतन्याहू।
तो उन्होंने कहा था हमने पहले हमले में उनकी सारी जो ईरान की पुल है, बिजली घर है, उसके बाद एटॉमिक रिएक्टर है, उनकी उन्होंने मुबारकबाद दे दी थी एक तरफा सबको कि हमने सब तबाह कर दिए। अब कौन सा एटमी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं ये वो ही बता सकते हैं, या जो हमला करेंगे वो उसे देखें। यानी कि ये जो ट्रंप इंतजामिया है, जो ट्रंप है, वो फंस चुका है जंग में। अब ये जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम इस जंग से जान छुड़ा दें। अब एक राय ये भी पाई जाती है उनसे इंतजामिया में, अमेरिकन इंतजामिया में, कि ईरान को जंग से झुकाया नहीं जा सकता, इस पे पाबंदियां लगा के फिर इसको झुकाया जा सकता है। लिहाजा आगे हम देखते हैं क्या होता है। ये जंगी सूरत हाल जो है ना पूरी दुनिया को अपने पेट में लिए हुए है, तो ये इज़्तिराबी कैफियत से दुनिया कैसे निकलती है इसके बारे में आने वाला वक्त बताएगा। चलें नेक्स्ट टॉपिक। जी सलमान भाई, दूसरा जो काकरोच जनता पार्टी का जो एहतजाज था वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब उधर सुनने में आ रहा है कि जो तुलबा थे जिन्होंने ये एहतजाज किया है उन पे जमीन तंग की जा रही है, उन पे जुल्म के ज़ाब्ते ढाए जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या मालूमात है, आपको क्या पता है इसके बारे में? जी, मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि कोई भी सियासी और तहरीक या तलबा चलती है ना पूरी दुनिया में, उसमें जब लोग इकट्ठे हुए होते हैं एक मकाम पर और अपने मुतालबात के लिए जो है आप पेश करते हैं गवर्नमेंट को, तो उस वक्त उनकी जो गवर्नमेंट है या वो अदारे हैं वो फिलहाल तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई फौरी की गई तो ये जरूर एहतजाज इनका जो है वो पुरतशद्दद हो जाएगा, जिससे नुकसानात होंगे। लेकिन जब वो डिस्पर्स हो जाते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं, फिर इंतजामिया उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करती है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तारियां भी होती हैं और उन्हें कानून का सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क में भी है, दूसरे ममालिक में है, इसी तरह इंडिया में भी। अब जब वो डिस्पर्स हो गए हैं उसके बाद वो कहते हैं कि इन्होंने कानून चिकनी की है, ये किया वो किया, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब ये देखना है कि अगर वो काकरोच जो पार्टी जो है वो अगर मुत्तहिद रहेगी और अपने कारकुनान का पूरी तरह दफा करेगी तो ये कार्रवाइयां रेत की दीवार की तरह साबित हो। तो उसमें जो बिहार है, बंगाल है, इसमें मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं। एक मुस्लिम लड़का था जो धरने में, ये जो इनका जो एहतजाज था वहां पे लोगों को खाना फराहम कर रहा था, पानी दे रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके वालिद को गिरफ्तार किया गया है। दीगर रियासतों में भी ऐसे ही अब ये चाह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर पाबंदियां वो लगा रहे हैं, ये जो है ना काफी मुश्किलात आ रही हैं धरने वालों को। तो इसके बारे में क्या नेक्स्ट लाएअमल होगा ये काकरोच जनता पार्टी का? कोई भी जो तहरीक है जो दुनिया में चलती है उसके लिए मुश्किलात तो उन्हें पेश आती हैं। अब ये भी जो कार्रवाइयां चल रही हैं वो इसीलिए है कि मुस्तकबिल में दोबारा इस तरह एहतजाज ना करें। यानी कि मसला सिर्फ ये है गवर्नमेंट को कि जो उन्होंने तहरीक चलाई है काकरोच पार्टी ने, उसके नतायज ऐसे सामने आए हैं कि वो अब कहते हैं कि हिस्बे मा कदम ऐसे जो है वो इकदाम करें जिससे उनके ऊपर एक दाग बैठ जाए, उन्हें पता लगे कि हमने अगर मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश या एहतजाज करने की कोशिश की तो हुकूमत हमारे साथ आनी हाथों से निपटेगी। लेकिन बात फिर वही है कि अगर वो जो पार्टी है और उसके मुनज़्ज़म कारकुनान है, उनका जो नजरिया है, उनकी जो तहरीक है, वो जो बेस्ड करती है सॉलिड पिलर्स पर, और उसमें जो मुसलमान जो जिसके साथ ये रवा रखा गया है वो तो पहले ही जो मोदी की पार्टी है वो मजहबी इंतहा पसंदी में शामिल रही है, और मुसलमान तो हमेशा ही उसके लिए कह लें कि ऐसे ही रहे हैं जैसे उनको किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया जाए। तो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ये काकरोच जनता पार्टी गई है अपने कारकुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून यानी कि एक ऑर्डर पास किया कि ऐसी जालमाना कार्रवाई रोकी जाएं। जी, वो आइन किसी भी मुल्क का जो आइन है, हमारे मुल्क का भी है, उसमें ये दर्ज किया गया है कि हर बंदे को जो है उनके ह्यूमन राइट्स में राइट टू स्पीक भी है, राइट टू गैदरिंग भी है और राइट टू रिकॉर्ड प्रोटेस्ट भी है। इसलिए किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हुक्म जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और आइन के मुताबिक है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स को उसके आईनी हक से नहीं रोका जा सकता, जो क्योंकि एहतजाज भी आईनी हक है।
चलें जी, देखते हैं ये काकरोच जनता पार्टी और मोदी की पार्टी के दरमियान जो मामला चलते हैं किस नतीजे पे पहुंचते हैं। अगले टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। नया टॉपिक हमारा पंजाब गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नए नए मंसूबे रोज पंजाब गवर्नमेंट ला रही है। अब हमारे मुल्क में जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपनी कारकर्दगी दिन ब दिन जो है बेहतर बना रही है। उसमें जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीके और मुख्तलिफ मंसूबे जो है वो दिए जा रहे हैं और इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब जो नए मंसूबे इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें भी अवाम के लिए बहुत से फलाही मंसूबे हैं। अब उनका जो नतायज हैं वो देर रस होंगे और अवाम को जरूर उससे फायदा होगा। सलमान भाई, ये रेलवे कॉरिडोर का एक मंसूबा बना रहे हैं। ये रेलवे क्या हमारी जो मुश्किलात हैं सफर की, इनको कैसे दूर करेंगे? क्या ये रेलवे का जो निज़ाम है इसको, क्योंकि ये जब से अंग्रेज बना के गया है उससे आगे नहीं हम इसको बढ़ा सके। अब ये पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि ये कॉरिडोर बना रही है, रेलवे को एक्सटेंड कर रही है। ये आप इसको किस नजर से देखते हैं? जी, पंजाब हुकूमत का ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, जो हमारे हमसाए हैं उन्हें देख लिया जाए, जिसमें चाइना भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है और श्रीलंका भी है। तमाम ममालिक में जो रेलवे का निज़ाम है ना वो नंबर 1 है। अब ये जो रेलवे का निज़ाम है वो एक कह ले अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रेवलिंग है। अब एक तरफ फर्ज करें जीटी रोड चल रहा है तो उसके साथ साथ तो पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम जो है वो बलोचिस्तान के शहर कोयटा से और जो पेशावर से लेकर कराची तक है। अगर हम इस सिस्टम को बेहतर कर लेंगे और उसको पूरी तरह एक्टिव कर लेंगे, क्योंकि हमारे रेलवे को बहुत से मसाइल दरपेश रहे हैं। उसमें जो है वो कह लें कि बोगियों का मसला, उसमें इंजनों का मसला, उसमें ट्रैक का मसला, उसमें कब्जे उनकी जगह पर। अगर ये जो पंजाब हुकूमत ने नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन रेलवे का, उस पर पूरी तरह अमल दरामद हो जाए तो सड़कों पे से जो ट्रैफिक का रश है वो 50% क्या 90% कम हो जाए। चलें जी, ये बहुत अच्छा मंसूबा है। पंजाब गवर्नमेंट रोज बरोज नए मंसूबे ला रही है। ये जो ग्रीन लाइन जो मंसूबा है कॉरिडोर का, तो ये लोगों की सफरी मुश्किलात दूर करने में अहम संग मील साबित होगा। तो अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम जी। जनाब, बिलावल भुट्टो का वो पुरजोश खिताब, ये धांधली के इल्जामात, वर्कर पीपल्स वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया कल उन्होंने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मेरी राय वही है जो तमाम अवाम की भी यही राय है कि जो अननेचुरल इत्तेहाद हुआ था ना मुख्तलिफ जमातों का, जिसमें नून लीग भी शामिल थी और पीपल्स पार्टी भी और दूसरी जमातें भी शामिल थी, तो वो जब इत्तेहाद बना था तो उसी वक्त जो कह लें कि सियासत के स्टूडेंट्स थे, सियासत को जानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा था ये दोनों पार्टीज जो है वो ज्यादा देर एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि दोनों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब ने एक पूरा पंडोरा बक्स खोला है और आजाद कश्मीर के इलेक्शन में उनके साथ जो भी मामलात हो रहे हैं उन्हें कह लें कि सबके सामने ले आए। ये उन्होंने कल एक तकरीर में कहा है जी, रियासत अहम या नून लीग, इसके बारे में रियासत सोचे कि क्या करना है। ये क्या बयान है जी? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो नून लीग को उन्होंने ये कह लें टॉन्ट की है कि मामलात ऐसे हैं दोनों पार्टीज के दरमियान कि वो नून लीग को ये चाहते हैं, देख रहे हैं कि हमसे ज्यादा जो है वो कह लें कि उन लोगों के या उन कह लें कि जो फोर्सेस हैं उनके साथ जो कानून को नफाज करते हैं, कानून को साथ लेके चलते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन में धांधली को रोकते हैं, वो उनका कहना ये है कि ये फोर्सेस इनके नून लीग के मामलात पे एक्शन नहीं ले रही जो उन्हें लेना चाहिए। वो इसलिए चाहते हैं कि जो फोर्सेस जो इन मामलात को धांधली को रोकना चाहिए था वो पूरी तरह रोके। वो देखे ना, वो कह रहे हैं धांधली के सबूत हैं हमारे पास। आजाद कश्मीर में हुकूमत भी इनकी है, अगर देखा जाए, अगर कोई सबूत है, कोई धांधली हो रही है तो वो हुकूमत तो इनकी है। ये कैसे हो सकता है कि जी धांधली हो रही है तो उनकी हुकूमत खामोश बैठी है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यही तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा है मैं जरदारी साहब का बेटा हूं,
मैं मुर्तज़ा भुट्टो और दूसरे जो उनके भाई हैं, मीर साहब उनका मैं भांजा हूँ और बेनजीर का मैं बेटा हूँ। तो मुझे ऐसी सियासत में विद इन द कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रह कर सियासत करना चाहता हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वो जो सारे मामलात चल रहे हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर है, वो हुकूमत उनकी कंट्रोल नहीं कर सक रही, तब भी तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। यानी कि वो जो उनकी हुकूमत है वो रोकना चाहती है, लेकिन कुछ जो कह लें कि मामलात हैं वो ऐसे उनके नागुज़ीर है या उन्हें कह लें उनके हालात से उनके कंट्रोल से बाहर है, तो उन्होंने ये बयान दिया। मुझे तो सलमान भाई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मीठा मीठा हब्बा कड़वा कड़वा थू थू, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने हुकूमत जो है आपको दी गई है, वहां पे आपने कोई इल्जाम नहीं लगाया। अब यहाँ पे आपको हुकूमत नहीं मिल रही, आप तो इत्तेहादी हैं, आप वहां हुकूमत में भी हैं, आप ऐसे पावर में होते हुए भी आप एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, धांधली का कह रहे हैं कि धांधली होगी हमारे साथ। जो इसमें नून लीग बुजरा है उनके बयानात आ रहे हैं कि जी शिकस्त तस्लीम की जाए, कोई धांधली नहीं हुई हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि कोई धांधली का जो मेजर, छोटे मोटे तो वाकयात होते रहते हैं, तमाम पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगाती रहती हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं इस बारे में ये कहूंगा कि क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उसमें ये अलमिया रहा है, डायलेमा है कि जब भी कोई पार्टी इलेक्शन या शख्स है जो काउंसलर से लेकर सदर तक है, जब वो इलेक्शन हार जाता है तो वो यही कहता है कि धांधली हो गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज। मैं ये नहीं कहता एक पार्टी कहती है, हर पार्टी ही कहती है। जब वो इलेक्शन हार जाती है तो वो कहती है कि जो है उसमें धांधली हुई है। अब तो ये था कि ट्रंप साहब का जो इलेक्शन था जो जिसमें वो हार गए थे, उन्होंने कह दिया था कि रूस के साथ मिलके मेरे साथ धांधली की है, जो ऑनलाइन सिस्टम है उसे हैक कर लिया गया है। इसलिए ये मामला चलते रहते हैं इलेक्शन के कि कौन जो है धांधली कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। अब इलेक्शन तो एक हो गया है, उसका नतीजों का ऐलान भी हो जाएगा, जो हुकूमत बनेगी वो अपनी रूलिंग पार्टी होगी। चलें देखते हैं ये बिलावल भुट्टो साहब अपनी तहरीक जो धांधली के खिलाफ लेकर चल रहे हैं कहाँ तक जाती है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, कश्मीर के लिए बेहतर होगा ये इलेक्शन जो है। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन, हम आपकी राय, आपकी तवज्जो चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया जाए, हमारे जो प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए। तो आपको अगर कोई कमी कुताही नज़र आए तो आप निशानदेही करें, हमसे रब्ता करें, आप बताएं, सजेशन दें जिस पे हम प्रोग्राम करें। तो अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।